गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज जो है हम अपना जो सी ए पी एफ़ का अभी अभी पेपर हुआ है, 20 दिसंबर को जो पेपर हुआ सी ए पी एफ़ 2020, उसका जो हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और मैं आपको कराऊंगा सिर्फ उस पार्ट का सॉल्यूशन जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट है। बाकी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर पॉलिटी का डिटेल सॉल्यूशन आ चुका है, जिसमें हमने बैकग्राउंड में बड़ी जल्दी एक्सप्लेन भी किया था शॉर्ट वे में कैसे कैसे जो हम पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो धीरे धीरे पार्ट वाइज मिल रही होगी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, ये हमारा यू पी एस सी सी ए पी एफ़ यूपीएससी सी ए पी एफ जो अभी 2020 अभी कब होकर चुका है, 20 दिसंबर 2020 को होकर के चुका है। अभी 20 दिसंबर 2020 को हुआ है। इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल मिलाकर के कितने मार्क्स आए थे, टोटल आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर है, उसके अलावा यहाँ पर 7 क्वेश्चन यहाँ पर है, और 7 क्वेश्चन जो है उसके बाद यहाँ पर है। टोटल मिलाकर के अगर आप देखें इस तरह से, तो आपके जो है 15 क्वेश्चन इस बार आपको मैथ्स और रीजनिंग से मिला करके मिले थे। ये 15 के 15 क्वेश्चन से अगर आप सही सही करते हैं तो आपको 30 मार्क्स आपके सीधे सीधे यहाँ से हो गए। 30 मार्क्स का मतलब हो गया कि सी ए पी एफ में एक अच्छा कट ऑफ जो माना जाता है दैट इज कंसीडर टू बी 120। 120 में से 30 यानी 1/4 काम आपको कौन कर देंगे, ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। दूसरी बात, अब बात करते हैं लेवल की। लेवल जो था इस बार मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बहुत ही ईजी लेवल था। बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन इस बार मिले थे सारे सारे। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा सा भी आपने अगर कॉन्सेप्ट भी पता होंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करी होगी, और जितना जैसा हमने यहाँ पर पढ़ाया था उड़ान में, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ाया था, बहुत सारी वीडियोस हमने रिकॉर्ड करी थी आपको जो है पेन ड्राइव कोर्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपने जो अभी तक शायद देखी भी होगी वीडियो, तो वहाँ आपको मिल गया होगा कि ये जो है उन क्वेश्चन से करने के बाद ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे। जो क्वेश्चन हमने करवाए थे तो बहुत ही ईजी थे। और जितने हमने कंसाइज क्वेश्चन करवाए थे मैथ्स में, मैंने मैथ्स में देखा था आपने ज़्यादा टॉपिक्स मैंने 20 क्वेश्चन से ऊपर नहीं लिए थे। 20 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक के भी आप करके चलते हैं तो जो है कितनी आसानी से सारे जो है सी ए पी एफ जैसे पेपर तो यूँ ही कवर हो जाते हैं इनके। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन नंबर 111। इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर बोला गया था कि एक एग्जाम में एक कैंडिडेट क्या होता है, 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है, 72 उसके मार्क्स आते हैं। अब जो 5 मार्क्स जो उसके हैं वो उसे हर करेक्ट आंसर के मिलने, और 2 मार्क्स जो उसके डिडक्ट हो गए। जैसे यानी सी ए पी एफ में या यूपीएससी किसी भी पेपर में होता है कि पॉजिटिव मार्क्स भी होते हैं प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वैसे ही यहाँ पर सिस्टम गिवन है। तो इसमें कहा है कि जो कितने क्वेश्चन जो उसने करेक्टली आंसर किए होंगे ये आपको बताना है। देख लेते हैं हम इसको। मैं इसको अलग से एक स्लाइड में ले लेता हूँ। तो क्या बोला है, टोटल क्वेश्चन कितने आंसर किए, 20। सपोज करिए जो राइट क्वेश्चन थे, जो करेक्ट थे वो कितने थे, उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक्स, और जो इनकरेक्ट गए उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ वाई। तो टोटल करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मिला करके अटैम्प्ट तो टोटल था 20 का अटैम्प्ट था। उसके बाद ये बोला गया है कि हर करेक्ट क्वेश्चन के मिले 5 मार्क्स यानी 5 × x, और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के जो डिडक्ट हो गए वो डिडक्ट हो गए 2 मार्क्स, तो ये हो गया -2y इक्वस टू कितना आए, उसके मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स आए हैं उसके 72 मार्क्स। कितना आया, 72 मार्क्स आए हैं। अब आपको पता है सिंपल सी दो इक्वेशन है, सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये मैंने जो है आपको अलग से जो है सी डी एस सी ए पी एफ वाला हमारा कोर्स था उसमें मैंने क्लियरली आपको समझाया था। इसमें कुछ भी नहीं है, सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, दो लीनियर इक्वेशन है। क्या करो, इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो। ये हो जाएगा 2x + 5x यानी कि 7x। ये हो जाएगा 2y - 2y यानी कि 0। और ये हो जाएगा 20 × 2 यानी 40 + 72। क्या हो जाएगा 40 + 72, ये हो जाएगा 7x = 112। तो x = क्या आ गया, x = आ गया 16। यानी कि जो करेक्ट क्वेश्चंस थे वो करेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए 16 क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वर आंसर्ड करेक्टली ये वाला। तो इसका आंसर हो गया 16। सी इसका सही आंसर है। आप अपने लगा सकते हैं, अपने मार्क्स जोड़ सकते हैं। मैं कम से कम यहाँ मैथ्स के लिए तो आपको इसके मार्क्स बता ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, इनमें से कौन सा वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को उनके जो है इवन 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। ये क्वेश्चन था, पर इसकी लैंग्वेज जो इतनी कंफ्यूजिंग थी, बहुत सारे बच्चों का मुझे रिव्यू अभी तक मिल चुका है कि जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था या मैं समझ नहीं आया, इसमें आया नहीं। कुछ सारे तो आप देखिए इतनी गलत जगह सोल्यूशन बता रखे हैं। ओवरऑल आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको जो आंसर कीज मिली है, तो वहाँ पर क्या कहीं कहीं कुछ आंसर बता रखा है, कहीं कुछ आंसर बता रखा है। बच्चे भी कंफ्यूज हैं आपस में कि भाई कौन से आंसर को हम कंसीडर करें, कैसे हम अपने सही सही मार्क्स लगाएं कि हमारे क्या मार्क्स आने चाहिए। तो उड़ान इन्फिनिटी की ये चीज़ है कि भले ही हम 20 की जगह 21 को तुरंत सॉल्यूशन लेकर के नहीं आए, लेकिन हम 22 को लेकर आए क्योंकि सॉल्यूशन पूरा सही 100% करेक्ट और बिल्कुल करेक्ट रीजनिंग के साथ ये सॉल्यूशन हम लेके आए। उड़ान इन्फिनिटी आपको यही गारंटी देता है, चाहे देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या इसकी सीधी सी बात है इस क्वेश्चन में कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। क्या हम देखते हैं
सबसे पहले आप इसमें क्योंकि बात करी गई है किसकी, ग्रेटेस्ट नंबर की, मैं तो शॉर्ट में बताऊंगा आपको सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या है। बात है ग्रेटेस्ट नंबर की। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब हुआ कि आप पहले इनमें से ग्रेटेस्ट देख लो। इनमें से ग्रेटेस्ट है 64। क्या 64 कोई भी ऐसे 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं जिनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर दे? देखते हैं हम इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सपोज करिए मैंने पहला नंबर क्या लिया, मैंने 2 ले लिया अपना, तो 2 4 6, अगर ये ले लिए तो 2 इंटू 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 48। क्या 64 इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अगले ले लेते हैं 4 6 और ले लेते हैं क्या, 4 6 और 8 ले लेते हैं, ये भी 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। 4 इंटू 8 इंटू 10, 4 8 10, सॉरी 4 6 और 8, 4 6 और 8 हम ले ले रहे हैं यहाँ पर, 4 6 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। 192 यहाँ पर आ जाएगा। तो 192 क्या हमारा 64 से डिविजिबल होता है, देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये 63 इससे डिविजिबल है। तो यानी कि जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर चेक किया और उसी पे ऐसे 3 इवन नंबर मिल गए तो ये डिवाइड करता है। इसका मतलब जो 64 है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं देखेंगे 48 आंसर बताया, कहीं कुछ बताया, कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। यहाँ देखिए 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी। मैंने परसेंटेज की वीडियो में तो इससे काफ़ी इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस भी कराए थे और इस टाइप के सिंपल लेवल भी इतने प्रैक्टिस कराए थे कि मुझे नहीं लगता जिसने मेरी वीडियो देखेंगे उसके लिए तो कुछ भी रहा होगा, बच्चों का खेल रहा होगा इस क्वेश्चन को करना। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको एक टेक्निक से बताए थे। मैंने क्या कहा था, बस जो लिखा है उसको लैंग्वेज में लिखा, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। ये मेरी टेक्निक थी। क्या 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी। तो मैंने क्या बताया था अपनी परसेंटेज वाली वीडियो में, आपको बताया था टेक्निक क्या आपके पास सबसे बढ़िया, मेरी अपनी बनाई हुई टेक्निक जो किसी बुक में नहीं मिलेगी। उस टाइम भी बोला था गारंटी के साथ, परसेंटेज को लिखो डायरेक्टली डेसिमल में। 15% ए का मतलब हो गया 0.15 ए इक्वल टू डबल ऑफ, तो 2 लगा दिया। 30% ऑफ बी उसको लिखो 0.3 बी, ना कि 30% ऑफ बी फिर फ्रैक्शन फिर कन्वर्जन कुछ नहीं। व्हाट इज द रेशो ऑफ ए टू बी? ए टू बी का रेशो का मतलब हो गया ए को यहाँ रखो, बी को इधर ले आओ इस साइड में। ये क्या हो गया 2 इंटू 0.3 अपॉन 0.15, ये हो गया। ये कितना हो गया, ए और बी का रेशो क्या आ गया 4/1 आ गया। आंसर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, देख लो जी, ये आंसर है डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 100% गारंटी है। थर्ड देखते हैं, ये क्वेश्चन भी था ये तो बहुत ईजी था, लेकिन 114 जो है इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम लगी थी। काफ़ी बच्चों ने कहा क्वेश्चन समझ नहीं आया कैसे होगा, समझ नहीं आया कैसे होगा, जबकि बड़ी सिंपल सी बात थी। यहाँ पर बताया कि कॉस्ट ऑफ गोल्ड जो है वो वरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। क्यूब ऑफ इट्स वेट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो कॉस्ट है गोल्ड की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू क्यूब। यहाँ पे मैं क्या मेंशन भी करता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सी इज़ व्हाट कॉस्ट एंड डब्ल्यू इज़ व्हाट वेट। सी इज़ व्हाट कॉस्ट एंड डब्ल्यू इज़ व्हाट वेट, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा है तो मैं इसको क्या है यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ इसकी जगह पर कि C इक्वल्स टू के डब्ल्यू क्यूब, या फिर चाहूँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू W1 क्यूब अपॉन W2 क्यूब, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चलिए कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक और काम कर देता हूँ। आपको अगर 1 2 में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो C अपॉन C डैश इक्वल्स टू W क्यूब अपॉन W क्यूब डैश, ऐसा कर लेते हैं। इससे क्या थोड़ा नए पुराने का पता चल जाएगा, ये नया वेट पुराना वेट। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो पीस था गोल्ड का, ये पीस गोल्ड का पीस का पहले तो वेट बताएगा 20 डेसीग्राम का वेट है 1000। इसको जरा एनालाइज करते हैं 20 डेसीग्राम का वेट 1000 को। देखिए 20 डेसीग्राम का वेट 1000 का मतलब हो गया 20 डेसीग्राम इक्वल टू कितने ग्राम होता है, तो भैया 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होता है। तो ये क्या हो गया 20/10 इक्वल टू 2 ग्राम हो गया। ये 2 ग्राम वेट हो गया एक्चुअल में, तो ठीक है। तो 2 ग्राम गोल्ड का वेट कितना है 1000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर बोला कि अगर 2:3 में अगर ब्रेक हो गया तो प्रॉफिट या लॉस आपको क्या हुआ देख लेते हैं। तो देखिए पहले कॉस्ट कितनी थी, पहले कॉस्ट थी उसकी 1000। सी डैश क्या है, नई कॉस्ट, पता नहीं कितनी है नई कॉस्ट, एक्स रख लेते हैं। डब्ल्यू क्यूब पहले वेट कितना था, पहले वेट था 2 ग्राम, 2 ग्राम लेकिन उसका क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आ गई यहाँ अब वेट कितना है, लेकिन अब वेट किस में 2:3 में से 2 वाला पोर्शन। अब ये प्रॉब्लम आ गई, देखो किस में डिवाइड करना है 2 ग्राम को 2:3 में। मैंने रेशो ऑफ प्रपोर्शन की मेरी वीडियो देखो कैसे किया था मैंने यहाँ पर 2/2 + 3 ऑफ 2 ग्राम। यहाँ कैसे बताया था 3/2 + 3 ऑफ 2 ग्राम। सॉल्व कर लो इसे, आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 4/5 4/5
और ये क्या आ जाएगा 6/5, ये रेशो आ जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4/5 का क्यूब, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ किसकी, टू इस वाले पोर्शन की, अभी मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये आ जाएगा यहाँ पर। एक्स को निकाल लेते हैं, एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 1000 इंटू 4³/5³/2³, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा मुझे, सॉल्व करने पे मिलेगा, अगर मैं पहले इसको देखूँ 1000 को, चलिए मैं इसको साइड में ज़रा सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। क्या मिल जाएगा मुझे, 1000 इंटू 4 यहाँ पे मिल जाएगा 2 × 2 × 2 या इसको तो चलिए 5 को तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इंटू 5² × 5, ये ले सकते हैं इसको डायरेक्टली। देखिए यहाँ 2 × 2 जो है इससे 1 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो दूसरा ये 2 टाइम्स यहाँ पे चला जाएगा। 5² होता है हमारा 25 और 5 का क्यूब हो जाता है हमारा 125, 5 का क्यूब हो जाता है 125। 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो 125 × 4 होता है हमारा 500, ये हो जाएगा हमारा 8 टाइम्स। तो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, 8 4 32 × 64 आ रहा है, एस इक्वल टू हो गया 64। 64 क्या है इसकी रुपीज़ में आ रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट थी, देखो ये एक्स क्या था कॉस्ट वाले उसमें था, 64 रुपीज़ आ गया, ये तो आ गया एक्स। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या था, फिर से वही रखूँगा कि C/C' इक्वल्स टू W³ अब किस लिए अप्लाई करूंगा, दूसरे वाले पोर्शन के लिए। दूसरा वाला पोर्शन क्या था मेरा, दूसरा वाला पोर्शन था भाई ये, जिसको मैं कर रहा हूँ पर्पल कलर में, ये पोर्शन। अब इसकी बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन के लिए जो है कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इस पोर्शन की कॉस्ट देखिए कितनी आएगी भाई। तो इस पोर्शन में क्या है मेरा, कॉस्ट ओवरऑल तो पहले भी 1000 थी, इस पार्ट की कॉस्ट क्या है पता नहीं, मैंने क्या कंसीडर कर लिया y इक्वल्स टू W³। पहले ओवरऑल वेट कितना था 2 ग्राम था, तो 2³ हो गया। इस बार क्या 6/5 है, तो 6/5 का क्यूब हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। सॉल्व करने पर तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 6³/5³ इंटू 2³। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा मुझे, ये तो फिर से वही जाएगा 8 टाइम्स, इसका तो मुझे ऑलरेडी पता है। इसको और देख लेता हूँ मैं, तो 8 × 6 यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 2 × 2 × 2, ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, यानी यहाँ क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3³। अब 27 × 8 करना है इसका आंसर के लिए, 27 × 8 216 आ गया है, क्या आएगा, ये भी रुपीज़ में आएगा, रुपीज़ में 216 आ गई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 216, और जो x की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ रही थी मेरे पास 64। तो ज़रा देख लेते हैं इन दोनों पार्ट की कॉस्ट क्या हो गई। तो x वाले टोटल कॉस्ट क्या हो गई, x + y इक्वल टू क्या हो गई 64 + 216, जो कि मेरा बन जाता है ₹280। कंबाइंड कॉस्ट दोनों पार्ट की मिलाकर के ये हो गई टूटने के बाद, जब वो रेशो में डिवाइड हो गया टूट गया। तो अब पूछा प्रॉफिट लॉस कितना होगा, तो भाई पहले कितनी थी उसकी वैल्यू, पहले थी उसकी वैल्यू वो 1000, तो लॉस यहाँ पे सीधी सी बात है लॉस होगा, क्योंकि वैल्यू 1000 की जगह 280 रह गई, तो लॉस क्या हो जाएगा, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। ये मैंने पढ़ाया भी था बड़े आपको अच्छे से प्रॉफिट और लॉस वाली वीडियो में, अगर आपने करा होगा तो बच्चों वाले क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये और सीडीएस की वीडियो में तो खासकर मैंने एक वो कराया था क्वेश्चन आपको, डायमंड का सेम ऐसे ही ब्रेक होते हुए, वो सीडीएस का प्रीवियस से क्वेश्चन था, वो इसी को उन्होंने चेंज करके थोड़ा सा उसमें ऑल्ट्रेशन करके ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। तो वो मेरी प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन की वीडियो करी होगी, तो फिर तो कुछ है ही नहीं आपके लिए, फिर तो सेम आप कहोगे सेम टू सेम क्वेश्चन छप गया है। तो 1000 माइनस 280 क्या बचा आपके पास 720, तो 720 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस होने वाला है। जल्दी से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन था भाई ये, तो ये था हमारे पास 720 का, कहाँ गया ये 720 का लॉस। इसमें भी डी आंसर करेक्ट है, 3 डी आंसर लगातार मेरे करेक्ट आ चुके हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं किसी को देख के घबरा जाते हैं कि 3 डी कैसे करेक्ट आ सकते हैं, पर यही आंसर है। सेकंड देखिए
एवरेज एज जो है बॉयज़ की वो क्लास में 12 ईयर्स है, एवरेज एज जो है गर्ल्स की वो 11 ईयर्स है, 50% गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ से, तो इनमें से कौन सी जो है एवरेज एज ऑफ क्लास होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे वाले तरीके से करा होगा जो मैंने जब आपको करवाया था परसेंटेज वाला और जो रेशो प्रपोर्शन वाला, सिंपल सी बात है। सपोज करें नंबर ऑफ गर्ल्स है मेरे पास जी, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है मेरे पास जी है, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है मेरे पास वो है बी। तो गर्ल्स कितनी है 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा। परसेंटेज की वीडियो में मैंने बार बार आपसे कहा था कि आप थोड़े से शॉर्टकट अपनाइए कि इसे क्या लिखिए डायरेक्टली, ये मत लिखिए गर्ल्स इक्वल टू बॉयज़ प्लस 50% ऑफ बॉयज़, डायरेक्ट लिख लिए 1.5 बी, ये करिए डायरेक्ट, 1 मिनट का काम रह जाएगा उसके बाद 1.5 ऑफ बी करिए। अब आपने कर लिया इसको 1.5 ऑफ बी, ठीक है। अब बोला गया है बॉयज़ का एवरेज वेट जो है वो है 12 और गर्ल्स का है वो है 11। देखिए तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया, देखिए भाई देखिए, अगर मैंने क्या मान लिया नंबर ऑफ एक एक जो बॉय है उसका बॉय मैंने वेट मान लिया 12, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं बी, ये क्या हो गया टोटल बॉयज़ का वेट। भाई एक बॉय का वेट निकाल लिया एंड देन आई मल्टीप्लाइडेड बाई बी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज बी, 12 बी क्या हो गया टोटल बॉयज़ का वेट। इसी तरह से 11 जी क्या हो जाएगा टोटल गर्ल्स का वेट, क्योंकि एक गर्ल का वेट क्या था 11, अपॉन क्या करना नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। क्लास पूरी किससे बनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स से मिलके, हो गया काम, इससे मिलकर ही बनी है। जी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.5 बी, पुट कर देता हूँ मैं, अपॉन बी प्लस जी। बी प्लस जी का मतलब ज़रा बताइए जल्दी से, यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस जी का मतलब हो जाएगा बी हो गया हमारा एज इट इज़, और इसका मतलब हो गया 1.5 जी, ये हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैं यहीं ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ, अलग ले जाके इसको क्या करूँगा सॉल्व करके, यहीं देख लीजिए। ये देखिए भाई सॉल्व कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16.5 प्लस 12 आपको करना है, ये हो जाएगा आपका 28.5 अपॉन ये कर दीजिए, डी आ जाएगा आपका 2.5, यहाँ सॉरी जी नहीं है यहाँ पे बी आएगा, क्योंकि मैं जी की वैल्यू को 1.5 भी कन्वर्ट कर चुका हूँ। 2.5 बी, यहाँ पर भी 2.5 बी, बी से भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपको मिलेगा 11.4 ईयर्स। एज है पता नहीं कि वेट था, जो भी था मुझे पता नहीं, बट आंसर आ रहा है 11.4, ये आंसर आ गया। तो आपको दिख गया होगा क्वेश्चन भाई कितना ईजी था, कुछ ज़्यादा इसमें वो वाली चीज़ ही नहीं थी, ये हो गया 11.4 आपका सही आंसर, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे इस बार, और जो है हालांकि पहले के मैंने आपको CDSC APF में दोनों में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करवाए हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं, बट इस बार किस्मत बहुत अच्छी थी, मैथमेटिक्स के मामले में क्वेश्चंस कम आए लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चंस मिले। अब देखिए अब क्या, एक समय जो ट्रिपल हो जाता है 10 साल में अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट बताया नहीं है, रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट को अगर एनुअली कंपाउंड करें तो कितने साल में जो 9 टाइम्स हो जाएगा। देखिए वैसे तो जब मैंने आपको वो बताया था क्या नाम है, आपको एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आपको पढ़ाया था मैंने उस टाइम पर, तो वहाँ मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी कराए थे, जहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था ये कि अगर जो है कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, और जो है कितने भी टाइम वो कंपाउंडिंग हो रही है, जैसे एक साल में एक बार कंपाउंडिंग, 2 बार कंपाउंडिंग, जितनी बार कंपाउंडिंग हो रही हो डजेंट मैटर, बस अगर जो है कोई सम समझ लीजिए 3 साल में कोई कोई सम समझ लीजिए 5 साल में होता है 10 गुना, तो अगर वो पूछता है कि कितने गुना जो है 20 साल में हो जाएगा, तो आप सीधी सी बात है क्या कर दीजिए उसमें 5 साल में, अगर जैसे यहाँ बोला है कि 10 साल में वो होता है कितना 3 गुना हो जाता है, तो जो है 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, 9 गुना था, सॉरी 3 गुना था, उसकी जगह कर रहा है 9 गुना 9 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का 9 टाइम्स ये मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ टाइम्स जितना हो रहा था उसका जो है स्क्वायर करना है। तो अब पूछना है कि नंबर ऑफ ईयर्स में क्या होगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स में हो जाएगा ये जो पावर है ना इससे मल्टीप्लाई, ये मैंने वहाँ पे ट्रिक बताई थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रिक की जगह पहले फुली सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक से भी बताता हूँ। तो 10 ईयर्स में क्या हो रहा है, वो जो ट्रिपल हो जा रहा है, हमसे पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 9 टाइम्स, देख लेते हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं एक्चुअल टोटल अमाउंट का होता है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज़ P इंटू 1 प्लस R अपॉन N, बट N की वैल्यू मैं रखूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली,
इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हुआ है, यानी कि एन की वैल्यू 1 हो गई। जब 1 हो गई तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैं उसको रखूंगा नहीं। या चलिए यहाँ पहले एन ही टाइप कर देता हूँ फिर भी, 1 प्लस आर अपॉन एन की पावर एन टी, ये होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा अपने इस क्वेश्चन के केस में, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा P इंटू 1 प्लस आर, एन की वैल्यू ऑलरेडी 1, यहाँ भी एन की वैल्यू 1, टी की वैल्यू हो गई क्या 10 ईयर्स में, क्या हो रहा है 9 टाइम्स ऑफ हो जा रहा है इनिशियल अमाउंट। 9P है तो P से P मेरा हो गया कैंसिल आउट। यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर 10 इक्वस टू 3 स्क्वायर, इक्वस टू 3 स्क्वायर। तो 1 प्लस आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हो, उसका एक ही तरीका है, दोनों साइड में 1/10 पावर ले लो, दोनों साइड में 1/10 की पावर ले लो। यहाँ बचेगा 1/5 आपका, ठीक है। 10 years under compound interest, that is the interest rate is being compounded annually, how many times years it will become 9 times, हाँ ठीक है। ये सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दिया, 9 टाइम्स के लिए तो पूछा है, 9 टाइम्स के लिए पूछा है, यहाँ पर तो अभी 3 टाइम्स की बात चल रही है, एक थोड़ा सा करेक्शन है, 3 टाइम्स की बात चल रही है। यहाँ भी 3P था, P से P कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1/10, दोनों साइड कर दिया। तो R की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई 3 टू द पावर 1/10 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई R की। अब क्या करिए, थोड़ा सा काम और रह गया बस, आज से पूछा 9 टाइम्स कितने जो है ईयर्स में हो जाएगा। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला रख दीजिए, P इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू क्या रख दूँ, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन एन की पावर T इक्वस टू 9P, 9 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, तो 9P कर दिया इस बार, क्योंकि पहले 3 टाइम्स हो रहा था तो यहाँ पर 3 लिख दिया था। ये सॉल्व करेंगे, 1 से -1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3 टू द पावर T अपॉन 10 इक्वस टू 9। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 3 टू द पावर T अपॉन 10 इक्वस टू 3 स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि T विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2, पावर्स को कंपेयर करेंगे तो 10 इंटू 2 मिल जाएगा T की वैल्यू, यानी कि जिसका मतलब क्या हो गया 20 ईयर्स, ये हो गया। डायरेक्टली देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब बात करें अब ट्रिक की, ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। जो मैंने ट्रिक में कह रहा था कि मैंने उस टाइम पे क्या ट्रिक बताई थी जब मैं करा रहा था, मैंने आपको बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कभी भी आपको ऐसा मिले कि इतने n टाइम्स हो रहा है, वो n टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, तो आप वो n टाइम देखिए कि जो है पहले हो रहा था वो कितना, ऐसे चले एग्जाम्पल से देखिए। ट्रिक मेरी क्या थी, पहले हो रहा था P टाइम्स, अब पूछा है Q टाइम्स कितने टाइम में होगा। P टाइम हो रहा था T टाइम में, Q टाइम्स कितने टाइम में होगा। तो आप देख लीजिए क्या आप Q को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो P टू द पावर n, अगर एक्सप्रेस कर सकते हो तो ये जो टाइम है ना, यहाँ जो टाइम लगेगा इस बार उसको मैं T डैश मान लिया, वो T डैश कितना लगेगा, T में मल्टीप्लाई कर दीजिए n का, यहाँ जितनी पावर आएगी पहले वाले की उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरी ट्रिक थी। तो यहाँ भैया पावर क्या आ रही है, आप 9 को क्या ले सकते हो 3 का स्क्वायर, पावर मिल रही है 2, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले टाइम का, तो ये हो गया 20। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर क्या हो गया फिर हमारा 20, यस ए आंसर इसका करेक्ट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज, इसमें भी कई बच्चों को क्वेश्चन था जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करके जाते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं 6 डिस्टेंस बॉल्स को इसमें पुट करने के, 5 डिस्टेंस बॉक्सेस में पुट करने के। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, बहुत ही सिंपल था। 1 2 3 4 5 मैंने बॉक्सेस बना दिए, 6 मैंने बॉल्स रख दिए यहाँ पर। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर जो है मैं क्या करूँ, इस वाली बॉल को इस बॉक्स में अगर पुट कर दूँ, इस वाली बॉल को अगर इस बॉक्स में पुट कर दूँ, तो जो है ये जो 5 बॉल्स हैं इनको यहाँ पुट करने के कितने वे हो जाएंगे, वो वे हो जाएंगे मेरे 5 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें पुट करने के लिए रह जाएंगी 5 बॉल्स, फिर ऐसे इसमें जब इसको रख दूंगा, इसमें रहने के लिए रख जाएंगी खाली 4 बॉल्स, फिर यहाँ 3 बॉल्स, 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। अब 5 फैक्टोरियल वेज तब है जब मैं इस बॉल को पुट कर रहा हूँ। सपोज करिए मैं इसकी जगह मान लीजिए दूसरी वाली को कर लेता तो उसके डबल वेज हो जाते, तीसरी वाले को कर लेता तो ट्रिपल वेज हो जाते, ऐसे करते करते 6 बॉल से करूँगा, ये हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 आंसर हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का आपका मतलब पता ही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो है बाहर मैंने 6 जो ऑलरेडी लिया हुआ है, ये आ जाएगा आपका 720। ये था आपका 720, इसका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसमें। जैसे कि
एक वायर है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, उसके स्ट्रेच किया तो उसका रेडियस 20% कम हो गया, तो लेंथ कितने परसेंट बढ़ जाएगी ये पूछा है। लेंथ कितने परसेंट बढ़ जाएगी ये पूछा गया। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने एल क्या है, एल है मेरे पास, सॉरी ये एल है मेरे पास क्या 6 है। एल डैश क्या मुझे फाइंड आउट करना है। वैसे तो एल डैश नहीं फाइंड आउट करना, मुझे करना परसेंटेज इंक्रीज, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ कि समझ लो एल डैश फाइंड आउट करना है। आर क्या है मेरे पास, पता नहीं क्या है, ठीक है। और आर डैश जो है वो मेरे पास 20% ज़्यादा है आर से। 20% ज़्यादा का मतलब पता है मेरी परसेंटेज वाली ट्रिक के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा 1.2 आर। मैं ये नहीं कहूँगा आर प्लस 20% ऑफ आर, मैं डायरेक्टली कहूँगा 1.2 ऑफ आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप खींच के लंबा करें, चाहे उसे कंप्रेस करके आप उसे शॉर्ट कर दें, हमेशा इस केस में क्या होता है कि आपका वॉल्यूम सेम रहता है। क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ये रहता है। जल्दी से मैंने लिख दिया है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अब देखिए वायर की शेप कैसी होती है, इतनी बेसिक बस कॉन्सेप्ट थे जो मैंने वहाँ पर बार बार वीडियोस में भी समझाए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। वायर की शेप होती है सिलेंड्रिकल, छोटा पतला सिलेंड्रिकल होता है इसलिए पता नहीं चलता, सिलेंड्रिकल शेप होती है। सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। जिन लोगों ने मेंसुरेशन मेरी वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे, वहाँ भी सेम यही लाइन मैंने कई बार लिखी थी। इनिशियल वॉल्यूम क्या है मेरा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। एल मुझे ऑलरेडी पता है कि पहले मेरी क्या थी लेंथ, वो 6 थी, एल इक्वल टू 6 लिखा भी हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू पाई आर डैश स्क्वायर एल। अब मुझे इस बार जो है एल पता नहीं, मैंने उसका एल डैश लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो गया, पाई से पाई तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर इंटू 6 आर डैश स्क्वायर यानी 1.2 आर का होल स्क्वायर। आर डैश स्क्वायर यानी वन, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, रेडियस कम हुआ था ना कि बढ़ा था, कम होकर के हो जाएगा 0.8 आर। रेडियस कम हुआ था, मैं यहाँ भी सही कर देता हूँ उसको, 0.8 आर रह गया मेरा रेडियस का होल स्क्वायर इंटू एल डैश। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.64 आर स्क्वायर इंटू एल डैश। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, ये बचा एल इक्वस टू, सॉरी एल डैश इक्वस टू 6/0.64, 6/0.64, ये हो गया एल डैश इक्वल टू 6/0.64, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गई फाइनल एल एल डैश की वैल्यू, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि ये जो एल डैश है वो एल से ज़्यादा है। कैसे, क्योंकि जब भाई इसका क्या करोगे, इसका आप रेडियस कम कर दो, इसको ऐसे से कोड दो, तो क्या होगा, ये एलोंगेटेड हो जाएगा। ये आप एलोंगेट कर दो तो अपने आप रेडियस कम हो जाएगा, ऐसे समझ लो। तो ये हो गई मेरी एल डैश और ये हो गई मेरी एल। अब क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, परसेंटेज। इतनी देर वैसे आप नहीं लगाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपको तो डायरेक्टली ये तरीका पता है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे डायरेक्टली इन 3 लाइन से। तो अब क्या है, आपको क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है। परसेंटेज इंक्रीज मैंने बताया था, परसेंटेज में एक ही तो बस फॉर्मूला होता है, अगर मेरे वाले तरीके से पढ़ोगे तो, मेरी वीडियोस देखी होंगी तो परसेंटेज में एक ही तरीका होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। कर दो, यहाँ पे फाइनल लेंथ क्या आ रही है, 6/0.64 माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, और सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा 6 माइनस 3.84 आ जाएगा ये, 3.84 अपॉन 6 इंटू 100, माइनस कर लो यहाँ से, 3 में से 0.84 गए, 0.84 गए, क्या बचा 2.16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ रहा है आपका, एक मिनट, 3 में से आपका ये कर दिया माइनस, हाँ सॉरी एक यहाँ पे अपॉन का 64.64 हो रह गया है, अपॉन 0.64 इंटू 6, क्या हो जाएगा आपका ये 2.16 अपॉन 6 इंटू 0.64 इंटू 100, ये आ जाएगा। ये हो गया आपका 3.6, ठीक है। ये हो गया आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 56.25% आंसर मिल जाएगा।
इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन था ये। बस डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक कर लेते हैं भाई। ये रहा 56.25, बी आंसर इसका करेक्ट है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आपको समझ आ रहा होगा कि जो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन की जो होता है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना था इस पेपर के लिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से ज़्यादातर हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया कि अल्फ़ाबेट जो है ए से जे तक के, उनको नंबर दिया है 0 से 9। नॉर्मली इसमें स्टूडेंट से कई यूँ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्यों हो गई है? क्योंकि हमें नॉर्मली क्या पता है, 1 से स्टार्ट होता है, A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, ऐसे अगर रखेंगे तो नंबर से कंपेयर करेंगे तो। बट यहाँ पे क्या उन्होंने बोल दिया A को 0 से स्टार्ट करने का, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं क्या चेंज होगा यहाँ पर। आ जाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ नंबर्स क्या होंगे। यहाँ हो जाएगा ABCDEF G, यहीं तक है बस नंबर्स, नहीं J तक है, सॉरी, HIJ, ये तक नंबर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स हो गए। अब यहाँ जरा बताइए क्वेश्चन में क्या बोला, उसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि what will be the value of AGJ minus CEG, AGJ minus CEG plus EDB, AGJ minus CEG plus EDB, ये बोला गया है। AGJ की वैल्यू क्या हो गई देखिए, A की वैल्यू है 0, G की वैल्यू हो गई 6, J की वैल्यू क्या हो गई 9, माइनस C की वैल्यू 2, E की वैल्यू 4, G की वैल्यू 6, प्लस EDB, E यानी 4 3 1। इनको सॉल्व कर लीजिए भैया, आप सॉल्व कर लेते हैं इनको, देखते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 6 + 3 9 -4 5, और ये हो गया 4 - 2 2, 254 आ रहा है। 254 को फिर से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 का मतलब हो गया C, 5 का मतलब हो गया F, और 4 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे E। CFE आंसर आना चाहिए भाई, देख लेते हैं CFE आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा, हमें पता चल गया कि CFE जो था हमारा A आंसर था। ये हो गया करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, रीजनिंग है सिंपल सी। नेक्स्ट देखिए 120, A इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 and 12 leaves the remainder 8. B is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves the remainder 5. ये क्वेश्चन इतना इजी था क्योंकि इसको करने के और भी कितने मेथड होते हैं जिसमें हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसमें अंदाजा लगाते हैं कि ये जो है इसका मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, यहाँ कुछ नहीं करना था। ये सिंपल सी बात थी। आप ऐसे ही सोच लो कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको 9 और 12 से डिवाइड करने पर 8 आ जाए। भाई खुद 8 होगा, खुद 8 होगा, सीधी सी बात है। इसको 9 से डिवाइड करो चाहे 12 से करो, क्योंकि 0 टाइम्स जाएगा कोशिएंट और जो है 8 आ जाएगा रिमाइंडर। सेकंड देख लो, B is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5. अब कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जिसको 9 और 12 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, खुद 5 होगा। इसमें पूछा A - B, ये A है B है, 8 - 5 कर दो आंसर आ जाएगा 3, टिक कर दो। ए ऑप्शन करेक्ट है, इतना इजी था। साउथ ईस्ट कॉल ईस्ट, ये जो है ऑफिस का इज कॉल वेस्ट, तो यहाँ देख लेते हैं भाई। तो देखिए साउथ ईस्ट को उसने बोल दिया ईस्ट, है ना। अब आपको पता साउथ ईस्ट किस साइड होता है, साउथ ईस्ट होता है हमारा इस साइड, कुछ इस डायरेक्शन में होता है साउथ ईस्ट, ये होता है हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक मिनट रुकिए। साउथ ईस्ट में जो है क्या, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा डायरेक्शन साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में कुछ होता है। ठीक है, फिर बोला नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट किधर होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है मेरा यहाँ पे। ठीक है, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। साउथ वेस्ट कहाँ पे होता है, साउथ वेस्ट होता है यहाँ पे। अब जरा पैटर्न देखिए, साउथ वेस्ट को किसने क्या बोल दिया, साउथ वेस्ट को बोल दिया ईस्ट, यानी कुछ 45 डिग्री का रोटेशन मान लूँ इस साइड में। नॉर्थ वेस्ट को क्या बोल दिया वेस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मान लूँ। फिर देखिए साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, फिर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है क्योंकि एक्चुअल साउथ इधर होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके यहाँ आ रहा है। ये हो गया एक्चुअल साउथ। क्या मिला आपको, कुल मिला के मिला हर जगह क्या है 45 डिग्री रोटेशन हो रहा है। अब व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड। तो नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, तो नॉर्थ को क्या करो 45 डिग्री इधर क्या कर दो रोटेट कर दो, 45 इधर डिग्री इधर रोटेट कर दिया, नॉर्थ वेस्ट मिल जाएगा। भाई नॉर्थ होता है यहाँ पे करीब अराउंड 45 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया, क्या मिल जाएगा था, नॉर्थ वेस्ट मिल जाएगा। ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट आंसर है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे, डे बिफोर यस्टरडे का ये देखो, डे वाले भी कई लोगों ने गलत कर दिया। देखो सीधी सी बात है, संडे
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, डे बिफोर यस्टरडे, यानी कल से एक दिन पहले ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे था, ये हो गया हमारा एक दिन पहले, ये हमारा हो गया यस्टरडे यानी कल, और ये हमारा हो गया आज, यानी आज क्या हो गया, ये हो गया टुडे, आज हो गया थर्सडे। तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर, व्हाट व्हेन विल सैटरडे बी, सैटरडे कब होगा, एक से एक दिन छोड़ के, यानी डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो हो गया, एक से एक दिन छोड़ के अगले दिन क्या है, सैटरडे आ जाएगा। नेक्स्ट सेट वाला क्वेश्चन है। सेट वाले क्वेश्चन में पहली बात तो तब होता है जब हमारे वेन डायग्राम बना, तीन बने वेन डायग्राम, तीन सर्कल बने, यहाँ तो बहुत ईजी था, दो सर्कल में ही काम हो रहा था सीधे सीधे, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं थी। तो 100 चिल्ड्रन का ग्रुप है यहाँ पे, देखिए क्या यहाँ पे 100 चिल्ड्रन का मुझे ग्रुप मिल रहा है, जिसमें 64 जब क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 53 फुटबॉल और 20 दोनों, तो देख लेते हैं। 64 क्रिकेट, 20 जो है, यहाँ बना देता हूँ आपका वेन डायग्राम, ये लीजिए। टोटल कितना है, टोटल है 100। इसको भी मैंने आपको बताया था हमेशा सेट्स में जब पढ़ाया था, सेट वाली वीडियो में, कि ये हमेशा बाहर रखते हैं, बहुत ईजी था, इस टाइप के तो बहुत क्वेश्चन करवाए थे। तो 53, यहाँ बीच में था 20, और एक फुटबॉल वाले कितने थे भाई, फुटबॉल वाले कहाँ गए, ये थे फुटबॉल खेल, हाँ 53 फुटबॉल वाले हैं, 64 क्रिकेट वाले हैं। डू नॉट लाइक टू प्ले, इसका निकालना है, डू नॉट लाइक टू प्ले इधर क्रिकेट और फुटबॉल, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये लो जी, 64 क्या हो गया, क्रिकेट हो गए। डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि एन एन फुटबॉल यूनियन क्रिकेट का डैश फाइंड आउट करना है मुझे एक्चुअल में, एन फुटबॉल यूनियन क्रिकेट का डैश। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये तो इसका मतलब हो जाएगा 100 माइनस एन एफ यूनियन सी, एफ यूनियन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले, एन एफ यूनियन सी, वो क्या हो जाएगा, एन सी प्लस एन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी, सीधी सी बात है। ए एन यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वही चीज़ यहाँ लगा दी है। एन सी यानी क्रिकेट खेलने वाले टोटल स्टूडेंट्स देवर 64, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल देवर 53 माइनस 20 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 797। ये हो गया क्या, एन एफ यूनियन सी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश, डैश का मतलब क्या मैंने बताया, 100 में से माइनस कर दो इसको, कितने बचे, 3 बचे केवल, तो तीन तीन जो है केवल वो होंगे जो नहीं खेल रहे हैं, तो कितना होगा, ए आंसर हो गया इसका, 3 स्टूडेंट से हो गए, कोई गेम नहीं खेल रहे, कितना इजी क्वेश्चन था ये। तीन, मैंने बोला अगर 3 सर्कल बनते तब कोई डिफिकल्टी तब भी एक बार को आ सकती थी, मैंने तो आपको बहुत बहुत डिफिकल्टी वाले कराए थे, वो भी कराए थे, मैक्सिमम मिनिमम भी पूछा था, तीन बना करके। ये देखिए 2 years एगो द एज ऑफ ए वॉज 3 times द एज ऑफ बी, ये देख लीजिए, ये तो मैं यहीं कर दूंगा छोटे से स्पेस में ही, 2 years एगो, 2 years एगो का मतलब हो गया ए माइनस 2, इट वॉज 3 times द एज ऑफ बी, यानी बी की एज, ए की एज 2 साल पहले क्या रह गई, ए माइनस 2, बी की एज 2 साल पहले कितनी रही होगी, बी माइनस 2, बी माइनस 2 का 3 times है ए माइनस 2, यहीं से सॉल्व करके पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए कॉस टू 3b माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 3b माइनस 4, ये आ गई ए की वैल्यू। अब लिखा है इफ़ बी इज़ करेंटली 9 years ओल्ड, तो पहले ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 3 इंटू बी की जगह क्या रख दिया, 9 माइनस 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई भाई। अब पूछा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ ए विल बी डबल ऑफ द एज ऑफ बी, है ना, तो डबल ऑफ द एज कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लेते हैं एक्स ईयर्स के बाद होगी, सपोज क्या कर लिया, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स जो था, हाउ मेनी ईयर्स, इसके मान लिया एक्स, तो इसके लिए निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स इक्वल टू डबल ऑफ बी प्लस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई है 23 प्लस एक्स इक्वल्स टू 18 प्लस 2x, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा ये 21 सॉरी 5 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, ये हो गया जी 5 years, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है, 5 years के बाद ऐसा हमें मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और यही जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अरे हाँ एक क्वेश्चन रह गया आपका सर्किल वाला है, रीजनिंग वाला मैं भूल गया, रीजनिंग वाला भी करवा देता हूँ आपको। रीजनिंग वाले के लिए देख लीजिए भाई,
इसके ऊपर एक्चुअल में लिखा हुआ था इसलिए मैं तब इसको करवाया नहीं। रीजनिंग वाला देख लीजिए, सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। हालांकि ये बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन था, पर ये इसका मैं मानता हूँ कि रीजनिंग में कई बार हमें डर लगता है कि भाई इसमें पता नहीं टाइम नहीं लग जाए, कुछ नहीं हो जाए। क्या था इसमें, सिंपल सी चीज़ थी, इन दोनों का सम करिए 3+4 क्या आता है 7। 7 यहाँ लिखा हुआ नहीं, लेकिन इसके अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे। 3+4 का सम किया आता है 7, 7 यहाँ नहीं है, उसके अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ चेक कर लीजिए 2+7 का सम क्या आता है 9। क्या यहाँ लिखा हुआ है 9, लेकिन क्या यहाँ पे लिखा हुआ 9, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अपोजिट। ठीक है, ऐसे ही आ रही है 2+2, 3 इसका सम क्या होता है 5। यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसके अपोजिट लिखा हुआ है। तो हर एक में यानी उसका जो था वो सम अपोजिट वाला वहाँ लिखा है। तो 2+7 यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा 9। ये 9 आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ये थे सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे CAPF के थे। बड़ी इजी आप इनको सॉल्व कर सकते थे, और मैं तो अगर सही बताऊँ तो आपने अच्छे से अगर प्रैक्टिस करी होगी तो सारे क्वेश्चंस को मिला करके भी सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगा होगा। कुछ ये समझ लीजिए मैक्सिमम आपको टाइम लगा होगा 20 मिनट्स 25 मिनट्स, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगा होगा 30 मार्क्स अटेंड करने में, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। कि भाई आप 2 घंटे एग्जाम में आप अगर 30 मिनट्स मैक्सिमम दे करके या 20 मिनट्स मैक्सिमम दे करके आप 1/4 मार्क्स ले रहे हैं, और सारे श्योर शॉर्ट आंसर है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। तो अगर जो है आपने हमारे वो पुरानी जो वीडियोज़ हैं अगर आप उनसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्लीज़ जो हमारे डिस्प्ले पर नंबर्स चल रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट करिए। आप हमारा कोर्स किसी भी मीडियम में परचेज कर सकते हैं, और जो है आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको मैथ्स की जो है अच्छी से प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। कंसाइज वे में प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका किसी भी वजह से आपका इस बार CAPF में जो है आपका नहीं हो पाया, आपको लगता है कि जो है मैथमेटिक्स या कोई पोर्शन आपका वीक रह गया है, तो आप प्लीज़ जो है डोंट माइंड, और आप जो है अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और 100% जो आप नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई करेंगे अगर आपको एक एक स्ट्रेटजिक वे में आपको जो है प्रिपरेशन करने को मिलेगी। ठीक है, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिन लोगों का क्लियर हो चुका है उनको मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। वो लोग अपने PET की तैयारी फिजिकल की जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो इतना ईजी नहीं होता जितना लगता है। ओके, जय हिंद, जय भारत।